दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की कंप्लीट तैयारी चल रही है, वो भी आपको हम फ्री और बेहतर कंटेंट के साथ ये प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ से आप लोग हिंदी साहित्य का पूरा क्रैश कोर्स आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग रीत काल से संबंधित पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ में पंक्तियाँ भी हैं, थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको है इस वीडियो में। हमने कहा भी है कि आप लोग अगर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में कोर्स आपका रखा गया है, जिसमें 4 प्रकार के नोट्स हैं और ऐसे नोट्स जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दे सकता है। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपके, और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आई नोट्स भी आपके हैं जो आपको पढ़ने में है ना मजबूर कर देंगे कि हम इसको आज ही खत्म करें। और साथ में टेस्ट सीरीज की सुविधा भी की गई है, सिर्फ 99 रुपये में है। तो ऐप में जुड़कर हिंदी साहित्य की और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीत काल। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसकी पंक्तियां पढ़ेंगे, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या है, रीत काल, जो कि रीत काल का समय कितना है। तो आप कहेंगे सर 1700 से लेकर 1900 का जो समय है ये आपका रीत काल कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीत काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार यहाँ पर बताएगा, यानी रीत काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। और यहाँ पर जो अलग अलग नाम दिया है तो आप कहेंगे सर रीत काव्य, यानी रीत काल को रीत काव्य जो कहा है वो किसने कहा है, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो रीत काल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो यहाँ पर आपके मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं में आपके 3 लोगों को याद रखना है, यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों लोगों को मिलाकर ही बनते हैं मिश्र बंधु कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि सर रीत काल को रीत काल किसने कहा है, तो यहाँ पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है किसने कहा है, तो आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो रीत काल को यहाँ पर कला काल जो कहा है किसने कहा है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके रीत काल को अंधकार है ना किसने कहा है, तो आप कहेंगे सर ये त्रिलोचन ने कहा है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है वो आपके कौन से पॉइंट होते हैं, याद रखना है। सबसे ज्यादा पॉइंट जो आपका बनता है ये श्रृंगार काल वाला बहुत बनता है। वहीं पर जैसे देखा जाए तो आपका रीत काल भी आपका हो गया, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कह सकते हैं अंधकाल, है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। किसने, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर देख सकते हैं रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। यानी देखा जाए तो सर रीतबद्ध क्या होता है कि रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जो भी आपकी रचना होती थी वो लक्षणों और उदाहरणों से क्या होती थी, युक्त होती थी। रीत सिद्ध में क्या होती थी, रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती थी। वहीं पर देखा जाए रीत मुक्त में जो रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से ये मुक्त रचनाएं होती थी जो आपकी रीत मुक्त में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शाया है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर रीतबद्ध में, और इसके बाद रीत मुक्त और आपके रीत सिद्ध। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं सर कि रीतबद्ध के कवि कौन हैं, रीत सिद्ध के कवि कौन हैं और रीत मुक्त के आपके कवि कौन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे अगर पूछा गया है रीतबद्ध से संबंधित आपके कवि कौन हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, कविदेव, भिखारी दास और पद्माकर। ये कैसे कवि हैं, आपके रीतबद्ध कवि हैं। वहीं पर देखा जाए तो आपके रीत मुक्त में अगर बात करते हैं तो रीत मुक्त में आपके रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ये आपके रीत मुक्त के हैं। फिर इसके बाद आता है रीत सिद्ध में। तो रीत सिद्ध में जो आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर बिहारी हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट बनता है कि बिहारी कैसे कवि हैं, तो आपके रीत सिद्ध से कवि हैं। इनको आपको नोट कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइएगा यहाँ पर देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी कि रीत काल के अधिकांश दरबारी कवि थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीत काल के काव्य में देखा जाए तो श्रृंगार काल की प्रधानता रहती थी। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि रीत काल में किसकी प्रधानता थी, तो आप कहेंगे सर श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी, तो आपकी ब्रज भाषा थी, जो कि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। इनका सर्वाधिक प्रिय जो आपका छंद है वो कौन था, सवैया छंद था। यानी रीतकालीन कवियों की भाषा जो थी ब्रज भाषा,
और इनकी सर्वाधिक प्रिय जो छंद रहा है वो आपका सवैया छंद था। वहीं पर देखा जाए जो कवि देव हैं, कवि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। उपमा का बादशाह किसे कहते हैं? कवि देव को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने और श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीत काल की आचार्य प्रवर्तक माना है। ये सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। वहीं पर देखा जब आपके जो डॉक्टर नागेंद्र और आपके श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीत काल की प्रवर्तक आचार्य माना है। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। यानी जो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है ना, वो आपके किसने? तो चित्रकूट के एक राजा थे, राजा सोलंकी यानी रुद्रदेव आपके थे, याद रखना है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम था। सुंदरी सिंदूर रीतकालीन कवि मतीराम की रचनाओं का संग्रह है। यानी देखा जाए तो सुंदरी सिंदूर ये रीतकाल के जो कवि हैं मतीराम, इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, जो कि यहाँ पर सुंदरी सिंदूर के नाम से। यहाँ पर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। याद रखना है कि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए, घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहते हैं। वहीं पर घनानंद की कृतियां जो आपकी हैं वो ब्रज भाषा में है। किसमें है सर जी? ब्रज भाषा में है। कि रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपके बिहारी हैं। बिहारी की एक ही महत्वपूर्ण रचना है, और ये रचना आपकी है कौन सी? तो आपकी बिहारी सतसई सर कौन सी भाषा में है? तो आपके ब्रज भाषा में। वहीं पर देखा जाए तो चिंतामणि की रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रस विलास ये चिंतामणि के हैं। मतीराम की रचना की बात करते हैं तो ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका यहाँ पर देखिए मतीराम की है, जिसमें हाईलाइट ज्यादा है। जैसे रसराज किसकी है? मतीराम की है। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। वहीं पर अगले पॉइंट में आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास की जो एक रचना बहुत पूछी जाती है, काव्य निर्णय किसकी है? तो भिखारी दास की है। बाकी भिखारी दास की एक रचना अमर कोश बहुत पूछी गई है। इनके साथ साथ देखिए श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नाम कोश, छंदार्णव, पिंगल और शतरंज सतिका ये किसकी है? भिखारी दास की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट देखो दिया है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की बात करते हैं तो भाषा भूषण ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। प्रबोध चंद्रोदय यहाँ पर देखा जाए अपरोक्ष सिद्धांत और आनंद विलास ये किसकी? जसवंत की है। यहाँ पर देखा जाए भूषण से आपकी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भूषण की रचना की बात करते हैं तो आपका शिवराज भूषण किसकी है? तो भूषण की है। वहीं पर देखा जाए छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की है। शिवा बावनी जो आपकी किसकी है? तो आपकी भूषण की है। यहाँ पर आते हैं अगले कुछ पॉइंट में, कुछ और भी महत्वपूर्ण आपके कवि हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पद्माकर के बारे में। तो पद्माकर की रचना में देख सकते हैं जो प्रबोध पचासा बहुत पूछा गया है। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। बाकी देखिए पद्म भरण हो गया, जगत विनोद हो गया, गंगा लहरी, तो गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। अगले आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना है देखिए रस रहस्य हो गया, संग्राम सार हो गया, मुक्ति तरंगड़ी हो गया। केशवदास की बात करते हैं तो केशवदास की रचना में रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, और विज्ञान गीता इनकी कैसी रचना है? तो आप कहेंगे सर ये इनकी रचना आध्यात्मिक ग्रंथ है। यानी केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है? तो आपकी विज्ञान गीता है। बाकी यहाँ पर देखो कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, और इसके बाद देखिए अगले में आते हैं दूल्हा। कवि दूल्हा जो हैं उनका है कवि कुलकंठाभरण। इसके बाद बोधा की बात करते हैं विरह वागीश और इश्कनामा। यहाँ पर देखिए घनानंद की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो सुजान हित है ना, सुजान के नाम से सबसे ज्यादा रचना इन्होंने किया है। सुजान नाम जो दिया है सबसे ज्यादा घनानंद ने ही दिया है। इस वीडियो में अभी कहानी बताएंगे इनके प्रेमिका के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है वियोग बेली, प्रीति प्रवास, इश्क लता, पदावली, सुजान सागर है ना। इसके बाद देखा जाए तो सजी आपका दिया गया है आपके घनानंद कवित्व, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार, विरह लीला। यहाँ पर देखा जाए कवि देव की बात करते हैं तो कवि देव की यहाँ पर है भाव विलास है ना, कवि देव की है। ये पर शब्द रसायन हो गया। सुजान विनोद याद रखना है, गलती ना करना, घनानंद मत लगाइएगा। सुजान विनोद जो आपकी है कवि देव की है। वहीं पर देखा जाए प्रेम तरंग हो गया। इसके बाद देखो राधिका विलास हो गया। यहाँ पर देखा जाए अष्टायाम भी आपकी है और रस विलास भी आपकी है, सुख सागर भी है, कवि देव की है। हमने कहा जब अच्छे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आप कहेंगे
कि बहुत ऐसी रचनाएं होती हैं जो कॉमन मिल जाती हैं, जैसे लल्लू लाल प्रेम सागर होता है, यहाँ पर देखो मुंशी ईसल्ला खां हो गया, है ना, ऐसे आपको मिलेंगे कॉमन, जैसे ये सुख सागर दिया है, तो ये कवि देव की भी रचनाएं हैं। यहाँ पर आते हैं सर जी, कुछ पॉइंट दिया है, जैसे रीत काल के कुछ कवि हैं, है ना, और उनसे पूछा जाता है कि सर इनका जन्म स्थान ये कहाँ से जुड़े हैं और ये किस राजा के दरबार में आपके रहते थे। तो देखो चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं सर जी, इनका जन्म स्थान जो आपका है वो है तिकवापुर है, और ये शाहजी भोसले के यहाँ पर आश्रयदाता के कवि रहे हैं। शाहजहां के दरबार में भी आपके रहते थे। वहीं पर कवि भूषण जो आपके हैं वो भी तिकवापुर से हैं, और शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ पर आश्रय यहाँ पर प्रदान किए थे। मतीराम की बात करते हैं, तिकवापुर से ये भी हैं, जहांगीर के दरबार से आपके रहते, यानी उनके आश्रय में यहाँ पर रहते थे। जसवंत सिंह दिए हैं, जसवंत सिंह ये मारवाड़ से आपके हैं, ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश के यहाँ पर आश्रय में आपके रहते थे। वहीं पर देखा जाए तो आपके कवि जो आपके देव हैं, यानी देव को देवदत्त भी कहते हैं, इटावा से हैं। पूछा गया था कहाँ से जुड़े हैं, तो इटावा से, और ये आजम शाह के कह सकते आश्रय में यहाँ पर रहते थे। तो जरूरी वाले आपके पॉइंट हो गए हैं। यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखो दिया गया है इसमें देखो सभी कुछ मिलेगा, सब कुछ इसमें है, यानी आपको अगर अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पंक्तियां भी इसमें हमने दे दिया है ना। एलटी ग्रेड में हमने पंक्तियां नहीं पढ़ाया था, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाए थे, प्रैक्टिस में पंक्तियां मिली थी। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में हमारे नोट्स आप दे सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गए हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए। देखो आपसे कह रहा है सर जी, यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक यहाँ पर माना है। यहाँ पर दे सकते हैं चिंतामणि त्रिपाठी एक रसवादी आचार्य आपके हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम कामाभूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे, यानी इनके सहोदर में कौन, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। जो दिए हैं भूषण वीर रस के कवि हैं, भूषण जो थे वो वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दिया था, अभी आपने पढ़ा भी था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है, यानी यहाँ पर भूषण का मूल नाम क्या था, घनश्याम, ये किसने बताया है, तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है। यहाँ पर देखा जाए तो आचार्य शुक्ल ने व्रत कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा हुआ माना जाता है, यानी जो छंदसार लिखा है वो महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा हुआ माना जाता है। मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है, मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो आपकी फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। मतलब मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, लेकिन बच्चन कहते हैं नहीं, रसराज इनका प्रथम है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है कि मतीराम किसी रस सिद्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में से बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। याद रखना है, जो आपके जसवंत सिंह आपके हैं, तो जसवंत सिंह जो आपके हैं वो हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कवि राज की उपाधि दिया था, यानी जो सुखदेव मिश्र हैं, है ना, सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने, किसने, सुखदेव मिश्र को राजा राजगौड़ ने कवि राज की उपाधि दिया था। महाकवि देव का मूल नाम क्या था, देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध है, यानी जो आपकी कह सकते हैं देव का जो मूल नाम था वो देवदत्त था। ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में आपके जाने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया रसलीन, ये रसलीन का मूल नाम पूछा गया था अभी कि रसलीन का जो मूल नाम है वो आपका क्या है, तो मूल नाम था गुलाम नबी था। ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य आपके थे। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। याद रखिए कि नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी, लेकिन कुछ विद्वान इनकी जो रचना है उनकी रचनाओं की संख्या 52 मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने कवि देव की कुछ अन्य कृतियां बताई हैं, जैसे यहाँ पर वृक्ष विलास है, पावस विलास है, ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक भी इनकी आपकी बताई गई है, नक्सिक और प्रेम दर्शन भी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके कवि देव की रचना नक्सिक भी है, और ये रचना और भी लोगों ने किया है, नक्सिक के नाम से कई लोगों ने रचना किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीत काल जो कवि हैं कविता के सौदागर थे,
यानी यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि जो भी रीतकालीन के कवि रहे हैं वो कविता के सौदागर थे। कवि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, यानी जो कवि देव हैं इन्होंने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है, यानी रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषी का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यानी जो नलिन विलोचन शर्मा हैं इन्होंने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषी का ह्रासकरणी यानी ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम यहाँ पर कहा है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भिखारी दास की कुछ रचनाएं हैं। भिखारी दास की कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको देखना है। इनकी रचनाओं में देख सकते हैं नामकोश, जो कि 1978 में 1738 में ये प्रकाशित हुई थी, और ये जो विषय इसका है वो क्या है, कोश ग्रंथ है। यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है भिखारी की सभी रचनाओं का क्रम बताइए, तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो याद रखना है नामकोश 1738 है, रस सारांश 1742 में, यानी रस के भेदों को वर्णन हुए। छंद्रावर्णव पिंगल ये आपका 1742 है, छंदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय ये किसका है, भिखारी दास की है। यानी काव्य निर्णय में काव्य के जो भेद हैं उनका वर्णन किया है, श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका का भेद वर्णन किया है। वहीं पर देखा जाए विष्णु पुराण भाषा, ये विष्णु पुराण का जो दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया है। वहीं पर देखा जाए तो आपका शतरंज शतिका है, जिसमें शतरंज खेलने के तौर तरीकों को वर्णन किया है। यहाँ पर देखा जाए भिखारी दास की एक रचना है अमरकोश, जिसमें संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद किया गया है। याद रखिए जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया था। किसके दिया था, तो कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया है पद्माकर भट्ट को। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि रीतकालीन के जो कवि रहे हैं और आश्रित राजा रहे हैं, यानी देखा जाए तो आश्रित जैसे बिहारी हैं जयपुर और आमेर के राजा के आश्रित में रहे हैं, चिंतामणि नागपुर के राजा, केशवदास ओरछा के जो कि बहुत IMP आपका है, भूषण जो आपके रहे हैं पन्ना के राजा के आश्रय में रहे हैं, भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के राजा के आश्रय में काम किया है। जो आपके बोधा हैं, बोधा आपके पन्ना के है ना, कुलपति मिश्र जो आपके जयपुर राजा, कवि देव जो आपके हैं पिहानी के राजा, और मती राम आपकी बूंदी, और रघुनाथ जो आपके हैं काशी, इन राजाओं के आश्रय में काम किया है। यहाँ पर आते हैं रीतकाल के कवि और आश्रित राजा, जो यहाँ पर दे सकते हैं जो बचे हुए आपके पॉइंट थे। जैसे हमने कहा भाषा भाव विलास, तो भाव विलास जो आपका है इसमें रस और नायक नायिका का भेद वर्णन है। यहाँ पर देखा जाए अष्टायाम क्या है, तो अष्टायाम 8 पारों में नायक नायिका के बीच का जो विलाप वर्णन है। राग रत्नाकर में राग रागियों के स्वरूप का वर्णन मिलता है। वहीं पर देखा जाए तो आपके देवचरित हैं, देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबंध काव्य मिलता है। प्रेम चंद्रिका में उद्धोत सिंह को समर्पित आपका है। वहीं पर देखा जाए जात विलास और रस विलास, यानी जाति और प्रदेशों में स्त्रियों का वर्णन है, और रस विलास में राजा मोतीलाल का समर्पित रचनाएं हैं। यहाँ पर आते हैं सर अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट की बात करते हैं, बिहारी जी में आ जाते हैं। यहाँ पर बिहारी की अगर हम बात करते हैं तो कवि और बिहारी के जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनते हैं। सजी इनका जो जन्म है आपको देख सकते हैं कि जन्म के बारे में मतभेद मिलता है ना, कुछ लोग 1595 कहते हैं, कुछ लोग 1603 में कहते हैं। याद रखिए जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर जो कि आपके ग्वालियर है। इनकी मृत्यु आपकी 1663 में आपकी होती है। सजी पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे सर जी कि भैया जो बिहारी थे, बिहारी के जो आपके गुरु रहे हैं, गुरु का नाम क्या था, तो बिहारी के गुरु नाम बताना है। तो यहाँ पर बिहारी के गुरु जो आपके थे वो सर जी नरिहर दास थे। बिहारी जो किस संप्रदाय से थे, तो आपके निम्बकाचार्य से। बिहारी जो आपके थे वो आश्रय यानी महाराजा जय सिंह के सजी क्या थे, ये आश्रय में आपके थे, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि रीत सिद्ध कवि, यानी जो बिहारी हो कैसे कवि हैं, तो बिहारी जो आपके हैं रीत सिद्ध कवि हैं। अब यहाँ से पॉइंट क्या बनता है, देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दिया है, यानी बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि जो दिया है वो श्री राधाचरण गोस्वामी ने दिया है। यहाँ पर जो दिया है बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो कि दोहा छंद में आपकी है, यानी जो बिहारी सतसई है वो दोहा छंद में आपकी रचित की गई है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है,
यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहारी लाल की सतसई, यानी बिहारी लाल की जो सतसई है, इसकी प्रशंसा में जो कवि हैं वो एक पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति क्या है? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, देव देह करे यानी घाव करे गंभीर। ये इनके सतसई के बारे में प्रशंसा किया है कि ऐसा है कि देखने में तो छोटी है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने एक रचना से साहित्य जगत में बिल्कुल से अमर हो गए हैं। वहीं पर एक यहाँ पर विद्वान है, कहते हैं डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार देखा जाए तो यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यानी अगर यूरोप की बात कर लेते हैं तो यूरोप में बिहारी सतसई के जैसी कोई रचना आपकी नहीं है, ये डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन कहते हैं। बिहारी सतसई पर देखा जाए तो हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। यानी बिहारी सतसई से कॉपी किया, बिहारी सतसई की आलोचना किया, यानी बिहारी सतसई यानी हिंदी में इसको कई रूप में आपको मिल जाएंगे। तो बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका हैं। बिहारी लाल के पुत्र का नाम है कृष्णलाल। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए बिहारी सतसई का टीका सर्वप्रथम सवय छंद में ब्रज भाषा में किया था। सवय छंद था और ब्रज भाषा था। इनके पुत्र का नाम है कृष्णलाल, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए संस्कृत के एक आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय, लिखते हैं कि हाल गाथा के गोवर्धन आई है ना, और बिहारी दोहा के बादशाह हैं, ये आपसे इन्होंने कहा है। इसके बाद देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि आपके एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी तो एलटी ग्रेड में आपसे कई पंक्तियां पूछी गई थी और उन पंक्तियों में अधिकतर जो आपकी पंक्तियां थी रामचंद्र शुक्ल की थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं जिनको यहाँ पर देखना है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। दूसरा पॉइंट है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के संदर्भ में कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यानी वर्तमान थी। यहाँ पर देखा जाए तो बिहारी का रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांशों में सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्तरा दृष्टि रखने वाले पारखियों को समझना चाहिए, उनके पक्षों में समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल टूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव के स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न करना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपका दिया गया इनमें से कि भावों का बहुत उत्कृष्ट उदात्त अनुरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम उच्च भूमि पर नहीं पहुंचा, नीचे ही रह गया है। यहाँ पर आते हैं सर घनानंद के बारे में। तो घनानंद की अगर बात करते हैं तो रामचंद्र जो आपके हैं घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में माने जाते हैं। यानी देखा जाए घनानंद के बारे में रामचंद्र जो कहते हैं कि जो घनानंद हैं ये साक्षात रस मूर्ति हैं और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो भैया जन्म जो आपका है वो दिल्ली ब्रजभाषा क्षेत्र आपका है, यानी जो आपका बुलंद शहर है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको 2 प्रकार से यहाँ पर दे दिया है। पिछली बार एलटी ग्रेड में आपको ये नहीं मिला होगा है ना, जो आपको अपडेट लगातार मिल रहा है। तो यह इनका जन्म स्थान आपका दिल्ली और ब्रज क्षेत्र मानते हैं, लेकिन ये आपको वास्तविकता है जो अच्छी किताबों में जाओगे तो आपको बुलंदशहर मिलेगा, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो इनका संप्रदाय है निम्बकाचार आपके रहे हैं। वहीं पर देखा जाए मृत्यु जो आपकी हुई थी सब वृंदावन में हुई थी। इनकी रचनाओं में सुजान हित सुजान सागर है ना, इश्क लता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी प्रेयसी का नाम था गणिका सुजान नाम था। यहाँ पर देखा जाए तो आश्रय जो आपके थे किसके आश्रय में, तो मोहम्मद सारंगीला के ये आश्रय में आपके थे। यहाँ पर देखा जाए तो इनके बारे में कुछ पॉइंट आपके लिखे हैं कि इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद हैं। यानी इन्होंने जो विरह लीला बताया है वो फारसी भाषा में बताया है। इन्होंने विरह लीला जो आपकी है वो आपकी किस भाषा में है, ब्रजभाषा में है। लेकिन फारसी के जो आपके हैं वो आपके छंद हैं, ठीक है, फारसी में छंद हैं। यहाँ पर इनकी कहानी है जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, याद रखना है। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से इनका अटूट प्रेम था। इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना किया। दरबारी इनके प्रेम से और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इनसे लोग ईर्षा करते थे दरबारी। उन्होंने घनानंद को दरबार से निकलवाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। राजा के कहने पर घनानंद ने गाना नहीं सुनाया। सुजान के कहने पर इतनी तन्मय से गाना गाया
कि सारा का सारा जो आपका राज परिवार था मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें अपने दरबार से नहीं बल्कि पूरी दिल्ली से ही निकाल जाने का आदेश दिया। सुजान ने इनका साथ नहीं दिया, सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। यहां पर देखा जाए तो वहां से वो क्या हुए, वृंदावन चले गए। निम्बकाचार्य संप्रदाय श्री वृंदावन देव की दीक्षा ग्रहण किया, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी रचनाओं में सुजान नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनन मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रहा है। यानी आपने इनकी कहानी भी सुन ला। अब यहाँ पर देखिए 2-4 पॉइंट आपके दिए हैं कि मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण के समय ये मार डाले गए। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो घनन की द्वारा रचित रचनाओं यानी ग्रंथों की संख्या लगभग 41 बताई जाती है, जिसमें से प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सुजान जनित हो गया, सुजान सागर हो गया, विरह लीला, कृपा कांड निबंध, रस केली वल्ली, इश्क लता, व्रज विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को 3 संग्रहों में विभाजित किया गया है। घनानंद कवित्त है, संग्रह है, घनानंद ग्रंथावली है। इनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कवि वृंद का पूरा नाम, खत्म होने वाले परेशान नहीं, लगभग थोड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे कवि वृंद यानी वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। याद रखिए वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री रूप नाम था। वृंद के आश्रय और जो आपके थे यानी वृंद के आश्रयदाता थे औरंगजेब, किशनगढ़ के महाराज जयसिंह, यानी जो आपके कवि वृंद थे ये औरंगजेब के भी आश्रय में काम किया और महाराजा जयसिंह के भी आश्रय में रहे हैं। कवि वृंद की अगर बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि यहाँ पर 12 मासा किसकी है, कवि वृंद की है, यानी 12 महीनों को वर्णन है जो कि 1668 में किया था। वहीं पर भाव पंचाशिक ये आपके 1686 में है। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी ये आपके 1686 में नेत्रों द्वारा प्रकट की विभिन्न भावों का वर्णन किया गया है। पवन पचीसी में ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा में आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन है। वहीं पर से जो देखा जाए तो दिया गया है यमक सतसई, यमक सतसई में 715 छंदों में से यमक अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया है। आते हैं सजी यहाँ पर रीत मुक्त कवि में, तो रीत मुक्त कवि जो कि आपके आलम की बात करते हैं तो आलम जो थे वो जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की एक रंगरेजिन से इन्होंने विवाह कर लिया और मुसलमान बन गए थे। आलम जो आपके थे औरंगजेब के दूसरे बेटे शाह बहादुर मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का जो कविता काल है वो लगभग 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो आपका दिया है आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित भी आपकी है और श्याम स्नेही भी है। ये आलम की जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है सुदामा चरित और श्याम स्नेही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि आलम के विषय में रामचंद्र है ना यानी आचार्य शुक्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रेम मंत कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता रही है। प्रेम की पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। सजी अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि दूसरा पॉइंट है प्रेम की तन्मयता की दर से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए बोधा, तो हमने कहा सर बोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा कर दिया था, यानी बुद्धिसेन का नाम था बोधा का, लेकिन पन्ना के एक नरेश थे खेत सिंह, इन्होंने बुद्धिसेन का उपनाम कर दिया बोधा। यहाँ पर देखा जाए तो पन्ना के दरबार की एक सुभान यानी सुभान नाम की एक गणिका थी, जिनसे भैया बोधा यहाँ पर क्या करते थे, भैया प्रेम करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे विरह वारिस, इश्कनामा इनकी भी रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां, लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं यानी पंक्तियों पर आप लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रीतबद्ध कवि में पहला पॉइंट नाम आता है सर चिंतामणि का। तो चिंतामणि की कुछ पंक्तियां हैं जैसे रोति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार, है ना, ये जो है किसमें मिलेगी, तो कवि कुल जो कल्पतरु है उसमें मिलेगा। यही उदाहरत हैं जिन्हें जे परे मोह महोदत के जल फेरे, एक आज मैं कुंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचिवृंद भरे, अरविंद के पल्लो इंत यहाँ अरविंद ते मरकंद झरे। ये आपकी चिंतामणि की है। यहाँ पर देखा जाए तो आखिन मुंदबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे कोही, कहूँ मुस्काए चितय अगराए अनूप अंग दिखावे। ये आपके देख सकते हैं किसकी है, तो आपकी चिंतामणि की है।
अवलोकन में पलके ना लगें, पलकों अवलोकन बिना ललकें, पद के परिपूरन प्रेम पगी मन और सुभावन लागे ना, तिह के बिह सोभी विलोकन में आनंदे मन आनंद आँखियों यो झलके। यानी ये भी इन्हीं के है। इसके बाद देखा जाए तो कवि देव की बात करते हैं तो बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढारी, गोरों गौरों मुख आज औरों सो विलातो जाती, है कवि देव की है। इसके बाद रसलीन की रचना है अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जिह चितवत इकबार, है ना। इसको तो बहुत बार आपने पढ़ा है। रसलीन की आपकी पंक्ति है। यहाँ पर आते हैं कि द्रगन जोरी मुस्काए अरु, भौहें दो नचाए, ओठनी आठ बनाई अब, प्राण उमेठों जाए। रीत सिद्ध कवियों में हम सजी बात करते हैं बिहारी की। तो बिहारी की पंक्तियों में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली है सो बधो आगे कौन हवाल, ये आपकी बिहारी की है। बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुका, ये भी इन्हीं की है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर्चित प्रीत, है ना, परति गांठ दुर्जन हित दई ना यह रीत, ये भी आपकी किसकी है, तो आपकी बिहारी की पंक्ति आपकी है। वहीं पर कनक कनकते सौगुनी, ये भी आपकी बिहारी की है। कहत नटत रिझत खिजत, है ना, ये भी बिहारी की है। मेरी भवबाधा हरो, ये भी बिहारी की है। अपने अंग को जान के जुवन प्रतिप्रणीत, मन स्तन मन नय नितंब को बड़ो इराफा, ये भी आपकी इन्हीं की है। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिबे सब तेरी हियो मेरे हित की बात, ये भी आपकी इन्हीं की है। यहाँ पर देखा जाए तो या अनुरागी चित्त की गत समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े रश्याम रंग त्योते उज्जवल होए, ये सब आपकी बिहारी की है। शीश मुकुट कटिकाचनी, मुरली उर्मार, इह बाकिन मो मन बसो, सदा बिहारी लाल, ये भी आपकी बिहारी जी की है। सोत ओढ़े पीतपत, ये भी आपकी बिहारी की है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो घनानंद की एक पंक्ति आती है अति सुधो, है ना, अति सुधो सने को मार्ग है, जहां neko सयापन बांक, ये आपकी घनानंद की है। रीतकालीन कवि आपके कौन से हैं, तो हमने कहा रीतकाल में बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है रीतकाल में किस रस की प्रधानता आपकी काव्य में मिलती है, तो सजी यहाँ पर याद रखना क्या मिलेगी, तो हमने कहा सजी श्रृंगार की प्रधानता मिलती है। रीतकाल में श्रृंगार काल मिलता है और आदिकाल में क्या मिलता है, वीरगाथा काल। रीतकाल में मिलता है आपको श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीतकालीन कवियों की सजी जो काव्य भाषा है वाकी कौन सी है, तो आकेंगे रीतकाल की जो कवि है वाकी ब्रज भाषा, सी नंबर आपका हो जाएगा। रीत युगीन जो कवियों हैं इनका प्रसिद्ध जो आपका छंद रहता है वो आपका है क्या, तो रीतकालीन कवियों की जो सर्वाधिक प्रिय छंद है वो सजी कौन है, सवैया है। आपका आंसर हो जाएगा सवैया बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का जो प्रवर्तन आचार्य माना है, किसको माना है, तो रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो सजी याद रखिए चिंतामणि को माना है। आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल का जो समय है वो आपका है क्या, चलिए यहाँ पर रीतकाल का जो समय है वो आपका है क्या। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे, है ना, आपके बिना हम अधूरे हैं। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारी मेहनत भी आपकी होती है, तो आप लोगों के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। सजी रीतकाल का जो समय है वो आपका है क्या, तो रीतकाल का समय क्या है, तो 1700 से लेके जो आपका 1900 का जो समय है ये सजी रीतकाल का है। सजी दिया गया है, आपसे कह रहा है रीतकाल का नामकरण अगर आपसे पूछे कि सजी यहाँ पर देखा जाए तो रीत काव्य जो दिया गया है वो जॉर्ज गैरसन ने। अलंकृत काल जो दिया है मिश्र बंधु, है ना, इसमें 3 लोग थे आपको, श्याम, सुखदेव और गणेश। रीत काल की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर रीत काल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। श्रृंगार काल बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ है। वहीं पर देखा जाए कला काल जो कहा है वाक्य रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकाल जो कहा है वो त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार है और त्रिलोचन से नेत्र खुल जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम क्या दिया है, तो याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है, यानी आंसर आपका सजी सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है रीत काल को सजी श्रृंगार काल किसने कहा है, तो रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो सजी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सजी रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है, बताना है सजी रीत काल को जो कला काल कहा है वो किसने कहा है। रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो सजी कला काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो आपके रमाशंकर शुक्ल जो आपके रसाल उपनाम से जान जाते हैं। रीत काल को अलंकृत काल सजी किसने कहा है, तो रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने कहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने आदिकाल को जय काल या रीत काल को कला काल कहा है। जय काल या कला काल आपसे पूछा गया है, तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है, यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर जो कहा जाता है वो सर जी किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्रिका को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामचंद्रिका बन जाएगा। रामचंद्रिका के कवि कौन है, तो आप कहेंगे सर केशवदास बनेंगे, नंबर हो जाएगा।
सर जी कवि प्रिया के रचनाकार हैं, तो आप कहेंगे सर कवि प्रिया है, तो भी आपका जवाब सर जी केशवदास हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है इनमें से कौन है? तो हिंदी की रस रीत परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे सर रसिक प्रिया, जो कि केशवदास का है। यह रस रीति का आपका प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है, रसिक प्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान गीता के लेखक इनमें से कौन है? सर जी विज्ञान गीता के जो आपके लेखक है इनमें से आपके कौन हो सकते हैं? तो हमने कहा सर जी विज्ञान गीता है आपके केशवदास है, और ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता है, बिल्कुल रटा दिया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका है, और आप कहेंगे सर ये आचार्य केशवदास हैं। आंसर नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आपकी केशवदास का नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास का नहीं है, तो हमने कहा सर जी भारत रामचंद्रिका तो है ही है, कविप्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन भाषा भूषण आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास की बात करते हैं, रामचंद्रिका है, आपके रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए अनेकार्थ मंजरी नहीं है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। भूषण बिन्ना बिराजई कविता बनता मित्र, ये सर जी जो कथन दिया है वो किसने दिया है? तो सर ये कथन आपकी केशवदास का है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? देखो बा लगा दिया है, यानी बद्ध लगाया है, और बद्ध जो आपके भिखारी जो होते हैं बद्ध होते हैं, है ना, क्योंकि भैया भिखारी है और जब तक दूसरे से बद्ध नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भिखारी जो आपके हैं कैसे हैं? बद्ध हैं, है ना, बंधे हैं एक दूसरे से। जब तक आप भीख नहीं दोगे तो बेचारे के खाएंगे कैसे? तो भैया रीतबद्ध जो आपके हैं भिखारी दास हैं। अगला दिया गया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है। शतरंज शतिका कृति जो आपकी है वो सर जी भिखारी दास की है, याद रखना भिखारी दास। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है, यानी किसके समकालीन इनको रख सकते हैं? तो सर जी केशवदास जो आपके हैं वो रीतबद्ध से है ना, केशव भी क्या है? बंधे हैं। केशवदास आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सर जी भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राजा जो सोलंकी थे रुद्र, है ना, सोलंकी राजा रुद्र जो थे उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि शिवराज भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? शिवराज भूषण के जो रचयिता है वो आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके भूषण हो जाएंगे, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके कौन है? बहुत बहुत वेलकम है और बहुत ही अच्छी बात है ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन? शिवा बावनी के हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, सी नंबर आपका हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस में कविता लिखा है। तो ये वीर रस में जो कविताएं लिखा है वो आपकी किसने? तो आपके भूषण ने लिखा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण बनेगा। सजी भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे सजी कौन थे? तो दूसरे जो आपके थे छत्रसाल के थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छत्रसाल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सर भूषण का वास्तविक नाम पूछा गया है और भूषण का वास्तविक नाम हो जाएगा घनश्याम। क्या हो जाएगा सर? घनश्याम हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण में तो सर याद रखना है अलंकार, यानी शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। ऑप्शन आपका बनेगा सर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है ना, क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं गुड इवनिंग, जब रात होती है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम भी आप उल्टा बोला करेंगे। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सर 31 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सर भूषण हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं क्योंकि परीक्षा क्वेश्चन आपके ज्यादा है ना, और समय बिल्कुल कम है। हमने कहा सर जी गंग कवि का जो जन्म आपका कहाँ हुआ था? कवि गंग है, इनका जन्म जो हुआ था वो इटावा जिले में हुआ था। सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नैन नचाई कहूं मुस्काई लला फिराइयो खेलन होरी, है ना। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो सर जी पद्माकर हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पद्माकर बनेगा। गंगा लहरी बताइएगा सर जी, गंगा लहरी साहित्य लहरी नहीं है ये सर जी, साहित्य लहरी नहीं है, ये है आपकी गंगा लहरी। और गंगा लहरी अगर बात करते हैं तो सर जी गंगा लहरी आपकी पद्माकर की हो जाएगी सर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता यहाँ पर आपके पद्माकर हो जाएंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पद्माकर को द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन है? पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ आपसे पूछा गया है, यानी अगर हम बात करते हैं 36 में तो आपके सर ये है पद्माभरण, यानी पदाभरण जो ऑप्शन है वो आपके सर पद्माकर का रचित अलंकार ग्रंथ है, पद्माभरण हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है काव्य रसायन किसकी रचना है? सर जी काव्य रसायन जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? कवि देव की है, कवि देव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देव कवि किस जिले के आपके थे? यानी जो कवि देव हैं ये जो थे आपकी इटावा जिले के थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इटावा के थे। क्वेश्चन दिया गया है सुजान विनोद के रचनाकार में से कौन है?
सुजान विनोद के रचनाकार हो जाएंगे कौन? तो आप कहेंगे सर सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया है जाति विलास के रचयिता पूछा गया, जाति विलास के रचयिता, और जाति विलास के रचयिता कौन है? तो सर जी आपका जवाब भी हो जाएगा कवि देव हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अष्टायाम किसकी रचना है? तो सर जी अष्टायाम यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नाभादास की होती है, अष्टायाम नाभादास। हमने कहा सर जी अष्टायाम जो आपकी है वो सर जी यहाँ पर देखा जाए कवि देव की भी है, याद रखना है। हमने कहा है कि हिंदी में क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ लिया लेकिन आलोचना नहीं पढ़ा है, क्योंकि जितने भी आपके आलोचना होती है वो कहीं ना कहीं किसी किताब पर टिप्पणी की जाती है, उसका कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको आलोचनात्मक किया जाता है। तो याद रखना है अष्टायाम अगर आपको देखा जाए तो अष्टायाम किसकी रचना है? तो इन ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? तो कवि देव की भी रचना है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? सर जी कवि देव की नहीं है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 42 नंबर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अलंकार गंगा। यानी हमने कहा सर जी कवि देव की देखो भाव विलास है, अष्टायाम भी है, सुजान विनोद है, लेकिन अलंकार गंगा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया रीतबद्ध कवि आपकी कौन है? तो हमने कहा सर रीतबद्ध की बात किया गया है, और रीतबद्ध में आपके कौन है? तो हमने कहा सर रीतबद्ध कवि देव जो कवि हैं ये आपके रसवादी कवि हैं। कैसे हैं? रसवादी कवि, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत प्रद झुक झुक परत जिह चितवती गुबार, इस प्रसिद्ध दोहे के जो रचयिता है वो आपके सजी आपके होंगे कौन है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर रसलीन है। कौन है? रसलीन है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मतीराम की भाषा क्या है? सजी मतीराम की भाषा की बात करते हैं तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है? मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घनानंद जो आपके हैं वो रीत काल के किस काल के कवि हैं? घनानंद की बात कर लेते हैं तो सजी जो आपकी घनानंद है ना वो आपके कैसे हैं? आपके रीत मुक्त काव्य धारा से, आंसर आपका भी हो जाएगा रीत मुक्त हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त में आपका नहीं आता है? तो रीत मुक्त में देखा जाए तो आपके बोधा हैं, यहाँ पर ठाकुर भी हैं, आपके आलम भी है, लेकिन सेनापति नहीं आते, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया वह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में यहाँ पर कहा है? तो सर ये घनानंद के बारे में कहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सजी सुजान था? है ना, क्या था? सुजान था। सुजान की बात करते हैं तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक बार हुआ है? तो भैया जब उनकी प्रेमिका ही थी तो आप कहेंगे सर घनानंद, इसका आंसर सी हो जाएगा, घनानंद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन है? वियोग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये वियोग आपका हुआ था घनानंद के साथ हुआ था सुजान का। क्वेश्चन आपसे दिया गया है घनानंद की कृतियां किस भाषा में मिलेंगी? तो घनानंद की कृतियां जो आपकी हैं वो आपकी सजी ब्रज भाषा में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोकसार किसकी रचना है? सजी कोकसार जो रचना है वो आपकी किसकी है? घनानंद की है। कोकसार रचना घनानंद हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। मोय तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर याद रखना है आपका जवाब हो जाएगा घनानंद ने लिखा है। मोय तो मेरे कवित्व बनावत आपका घनानंद सी नंबर हो जाएगा। इनमें से रीत काल का कौन सा कवि है जो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए आपका विख्यात रहा है? तो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए जो जाना जाता है वो आपका कवि सेनापति हैं, यानी आपके सेनापति इन्होंने प्राकृतिक चित्रण के बारे में आपका जाना किया है, विख्यात है आपके। सर जी कवित्व रत्नाकर के रचनाकार पूछा गया है, कवित्व रत्नाकर है तो आप कहेंगे सर सेनापति हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया बोधा का असली नाम पूछा गया। बोधा का असली नाम क्या है? तो बोधा का असली नाम होता है बुद्धिसेन। क्या होता है सर? बुद्धिसेन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान का नाम दिया है लेकिन हमने कहा सर जी चरित भी लगा दिया है, यानी सुजान चरित लगा दिया है तो ये कवि सूदन की हो गई है ना, किसकी? सूदन की हो गई है। हमने कहा सर जी सुजान अगर सिर्फ होता तो घनानंद लगाते, लेकिन यहाँ पर याद रखना है सुजान चरित हो जाएगा। तभी एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बार सुजान का प्रयोग किसने किया है? सर्वाधिक, इसका मतलब है कि और लोगों ने भी कुछ न कुछ किया होगा ना, और लोगों ने भी कुछ न कुछ किया होगा ना, इसलिए तो सर्वाधिक लगाया गया है। तो हमने कहा सर जी सुजान अगर होता तो घनानंद करते, सुजान चरित दिया है तो ये सर जी सूदन है, इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है? हमने कहा था बिहारी सतसई हो गया, तो बिहारी आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सतसई नाम से बहुत रचना किया है। अब ये आपके सामने आ गया है तो याद रखना है कि सर जी सतसई नाम से यहाँ पर मतीराम ने किया है, आपके देखा जाए तो बिहारी ने किया ही किया है, कविवृंद ने भी किया है, लेकिन सर जी आपके सेनापति ने नहीं किया है, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि मतीराम द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ है वो आपका है कौन? मतीराम के द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ है सर जी क्या है? तो ललित ललाम। ललित ललाम किसका है? मतीराम हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी रीत सिद्ध में कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? परीक्षा के समय जिसको डर लगता है सफलता उसी को हासिल होती है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने मेहनत किया है, और डर उसको लगेगा ही नहीं जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं किया है।
तो हमने कहा सर जी रीत सिद्ध दिया है, रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा की कवि आपकी कौन है, तो हमने कहा सर जी आपकी बिहारी है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा बिहारी, है ना। सिद्ध है कौन, बिहारी, प्रसिद्ध है, ऐसे याद रखना, बिहारी प्रसिद्ध और सिद्ध, है ना, ये याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। सिद्ध प्रसिद्ध और आपकी बिहारी प्रसिद्ध। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में आपको मिलता है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर दिया गया है, और बद्ध में सर जी आपकी कौन है, तो आपके मतीराम आपके आते हैं, और बद्ध में सर जी आपकी भिखारी भी आते हैं, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा मतीराम बनेगा। सर जी दिया गया है द्रग उर्झद टूटद कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन जो आपका दिया है वो सर जी किसका है, तो आप कहेंगे सर ये बिहारी जी का है, ये नंबर आपका हो जाएगा बिहारी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या सर जी 719 बताना है, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, बिहारी सतसई सर जी बिहारी सतसई अगर पूछा गया है कि कौन सी भाषा का है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भाषा का है। हमने बताया है कि अधिकतर आपकी ब्रज भाषा से आपके हैं, जितने भी रीत काल के सब ब्रज भाषा से मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में सर जी अमर हो गया, तो आप कहेंगे सर ये तो नाम है आपकी किसका है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका बात पड़ती है कविदेव की बात पड़ती है ना, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है, सॉरी कविदेव कहाँ है, बिहारी कहाँ गए हो गए, ये बिहारी हैं, याद रखना है। आपसे कह रहा है रीत काल में, तो बिहारी आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बिहारी जो आपके है, बिहारी एक रचना मात्र से, यानी बिहारी सतसई अमर हो गए थे, बिहारी सतसई, ठीक है ना, यानी कि एक रचना है बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पर दे सकते हैं कि